हैं? नहीं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे जो राइट्स हैं, अगर राइट्स के बारे में बात करें कि व्हाट इज राइट्स, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि नेचर ने, है ना, नेचर ने हर जीव को जैसा बनाया, जो उसकी कोर रिक्वायरमेंट है, जो उसके जीवन के लिए जरूरी है, उस पर उसका अधिकार है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो उसका राइट है। सो मान लो सभी जीव को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को हम कह सकते हैं क्या, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि नेचर अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल राइट। क्या बोलते हैं? नेचुरल राइट। तो नेचर ने जो हमें राइट्स दिए, मतलब बेसिकली राइट्स वो हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अब ये जीवन क्या है, ये अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग मीनिंग है। अगर एक बैक्टीरिया है तो उसके लिए जीवन क्या है, ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी मिलता रहे, या जो उसको जीवित रहने के लिए। जानवरों के लिए जीवन क्या है, पानी, हवा, खाना और जंगल मिलता रहे, वही उसके लिए जीवन है ना। तो हर जीव की नेचुरल राइट इज डिफरेंट, समझ गए, ये उसके जीवन। लेकिन इंसान क्या सिर्फ एक जीव है उस सेंस में कि जिंदा रहे? नहीं ना। नेचुरल राइट किसको कहेंगे, जो बाय नेचर हमें प्राप्त हुआ है। क्या क्या जानवरों बाय नेचर लिबर्टी, राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट। जीवन का अधिकार हर जीव को अपना जीने का अधिकार है या नहीं है? क्योंकि नेचर ने उसको जान दिया है तो उसको उसका अधिकार है। तो लाइफ जो है वह एक नेचुरल राइट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स किसको कहते हैं कि बाय द नेचर जो अधिकार, जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जो नीड्स हमारी हैं, उसे हम लोग नेचुरल राइट्स कह सकते हैं। तो मोस्ट बेसिक और इनिशियल राइट इज नेचुरल राइट। ठीक है, और बहुत सारे राइट्स के जो बहुत सारे थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने राइट्स के बारे में बताया है। दे स्टार्टेड विथ नेचुरल राइट। नेचुरल राइट इज द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल राइट, है ना, बाय नेचर जो हमें मिला है। तो नेचुरल राइट अगर हम लोग बात करें, अब यह देखो, नेचुरल राइट का मतलब है कि नेचर से जो हमें मिला है। अब ये अलग अलग सोच, लोगों की अलग अलग चीजें हो सकती है, पर मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ, अब लाइफ के लिए जो भी चीजें जरूरत है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है, हवा, खाना, पानी, ठीक है, यह हमारी एक नेचुरल राइट हो सकती है, क्योंकि लाइफ के लिए वो जरूरी है। दूसरा, लिबर्टी, किसी भी मूविंग एनिमल्स के लिए, मतलब जो एनिमल मूव कर रहा है, यानी कि पेड़ पौधों को छोड़ करके हर एनिमल को जिसके पास मूवमेंट है, अगर नेचर ने उसको पैर दिए हैं, इसका मतलब है उसको मूव करने की आजादी होनी चाहिए, हाँ या ना। यहीं से आया क्या, लिबर्टी, स्वतंत्रता। और लिबर्टी की जो शुरुआती मीनिंग है वह मूवमेंट से संबंधित है, कि किसी जानवर को तुम अगर कैद में कर दोगे, जैसे तुम देखोगे आजकल सरकार बड़ा उस पर सख्त रहती है। पहले जंगल, शेर, बाघ को लोग सर्कस में दिखाया करते थे, उसको पिंजड़े में बंद रखते थे, है ना। अगर हमने किसी जानवर को पिंजड़े में बंद कर दिया, तो क्या उस जानवर के नेचुरल राइट का उल्लंघन है या नहीं? क्योंकि अगर ईश्वर ने, नेचर ने उसको पैर दिए हैं, इसका मतलब उसको चलने की आजादी दी है ना। तो नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार जो है वो कहता है कि जो राइट्स, जो चीजें नेचर ने दिया है, उस पर उसका अधिकार है। नेचर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमें भोजन, हवा और पानी चाहिए, तो वो हमारा नेचुरल राइट है। तो शुरुआत के जो राइट्स के स्कॉलर हैं, उन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अब है कि सबसे पहली चीज जो अपार्ट फ्रॉम लाइफ, लिबर्टी, और कुछ स्कॉलर ने तीसरी जो इंपॉर्टेंट राइट, जो नेचुरल राइट, जैसे जॉन लॉक का नाम मैंने आपको बताया था,
उसने कहा कि भैया प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वह भी हमारा नेचुरल राइट है, और यह एक डिस्प्यूटेड मैटर है। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति समझ सकता है जीवन का अधिकार नेचर ने जान दिया है, जीवित रहने को दिया है, तो भैया उसका आपको राइट है। लिबर्टी, चूंकि नेचर ने हमें हाथ पैर दिए हैं, इसका मतलब ईश्वर भी चाहता है कि तुम मूव करो। अदरवाइज अगर हमें मूव करने की राइट नहीं होती तो हमें पैर क्यों देता? पेड़ पौधों को नेचुरल राइट क्या है? पेड़ पौधों का नेचुरल राइट क्या मूव करना है? नहीं, क्योंकि उसको ईश्वर ने दिया नहीं मूव करने के लिए, है ना? समझ गए बात को? तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खास करके प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऐसे संसाधन जिसको हम एक्वायर कर सके, जिसको हम अपना कह सके। इट इज डिफरेंट फ्रॉम फूड, खाना उससे अलग है ये, है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब है रिसोर्स का मेरा। जैसे जंगल में तुम देखोगे हर जानवर कहीं ना कहीं से अपना पेट भर लेता है, लेकिन वो क्या कहता है कि ये पेड़ मेरा है? नहीं ना, उसको जब भूख लगी जहां मिला खाना खा लिया। तो प्रॉपर्टी की, लेकिन कई सारे जो स्कॉलर हैं उन्होंने कहा है कि भैया हम तो जानवर नहीं हैं। इंसानों की पहली चीज जो इंसानों को जानवरों से अलग की वो थी प्रॉपर्टी, है ना? कि इंसान में यह सेंस आने लगा कि हम किसी रिसोर्स को, संसाधन को जमा कर सकते हैं, और ये मेरा है वो तेरा है। जब लोगों ने सबसे पहली बार डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो वह एक प्रॉपर्टी था, वेल्थ था उसका। तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, नेचर में पेड़ पौधे ऐसे ही उग रहे हैं, तुम उससे पेट न भर के अब खेती कर रहे हो, और खेती से जो अनाज उपज रहे हैं उसको तुम स्टोर कर रहे हो। ये क्या सेंस दिखाता है? वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, पर्सनल प्रॉपर्टी का। तो बहुत सारे स्कॉलर ने कहा कि भैया ये भी हमारा नेचुरल राइट है। काइंड ऑफ नेचुरल राइट के कॉन्सेप्ट को समझ गए? नेचुरल राइट जो है वो हर उसके लिए, हर ऐसे जीव जो, मतलब हर जीवित चीज के लिए है नेचुरल राइट, जिसे नेचर ने जान दिया है। ठीक है? और नेचुरल राइट में दो सबसे इंपॉर्टेंट राइट इज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब अब हम जीवित के अलावा हम क्या हैं? ह्यूमन भी हैं। तो कुछ ऐसी राइट्स जो हैं इंसानों के लिए, तो ह्यूमन राइट्स जो है ऐसे नेचुरल राइट्स को कहते हैं, या ऐसे राइट्स को कहते हैं जो इंसान होने की वजह से हमें मिलता है। लाइफ और लिबर्टी तो होगा ही होगा, इसके अलावा बहुत सारे चीज ह्यूमन राइट्स में कंसीडर किए जाते हैं, जैसे राइट्स अगेंस्ट द टॉर्चर। ठीक है? हम जानवर तो है नहीं कि एक दूसरे को मार दो, काट दो, है ना? तुम देखोगे जंगल में भी के कभी अगर, कि एक जानवर, जैसे मान लो शेर, अगर किसी शिकार को कर रहा है, क्या उसको दया आता है उस पर? है ना? कि अरे हिरन को कितना दर्द हो रहा होगा, नहीं पहले इसको क्या करते हैं, दवा दे के मारते हैं, है ना? तो ह्यूमंस जो है वो, चूंकि ह्यूमन इज अ इमोशनल क्रिएचर, हम जीव तो हैं लेकिन हमारी इमोशनल जो लेवल है वो और जानवरों से कहीं ज्यादा है। ठीक है? हमारे सोचने की जो क्षमता है और जानवरों से कहीं ज्यादा है, इसीलिए हमें टॉर्चर के खिलाफ राइट्स है। ठीक है? तो तुमने समझा कि ह्यूमन राइट्स कैसे नेचुरल राइट्स से इवॉल्व हुआ। अब नेचुरल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स में सभी लोग राइट्स है, मतलब सभी मेल फीमेल सब आएंगे, है ना? तो अब ह्यूमन में वुमेन राइट्स जो है वो ऐसे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा जो स्पेसिफिकली वुमेन्स को मिलने चाहिए। ठीक है? इस तरह से अलग अलग तरह की राइट्स का इवोल्यूशन, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। समझ गए बात को? अब ह्यूमन को मिलने वाले जो राइट्स हैं जो इंसानों को मिलने चाहिए, उसी में जैसे वुमेन राइट है, कि कुछ ऐसे, क्योंकि ये सारे राइट्स जो, मान लो ह्यूमन राइट्स में 10 राइट्स हैं, तो क्या हर ह्यूमन के लिए वो सभी राइट्स इक्वली वेटेज के हैं? नहीं ना। जैसे विमेन है तो विमेन की के लिए और भी कुछ स्पेशल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनली कहा जाता है कि वुमेन्स के लिए प्रॉपर्टी राइट ऑल्दो इज इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी राइट और रिप्रोडक्टिव राइट, बट ट्रेडिशनली जो है वुमेन राइट को जोड़ा जाता था किस चीज से? काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट, है ना? ठीक है? तो मेरी बात को यहां से ध्यान से समझना है कि तो ह्यूमन राइट हम समझे। अब ह्यूमन राइट्स जो हैं, मानवीय अधिकार जितने भी हैं,
उसको अलग अलग कैटेगरी में हम बांटते हैं, है ना। बेसिकली ह्यूमन राइट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स। तो राइट्स जब भी हम लोग बात करेंगे तो अभी अगर आप समझे नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल राइट्स मतलब बाय नेचर जो हमें मिल रहा है, ह्यूमन राइट्स कि अगर हम इंसान हैं तो हमें जो अधिकार मिल रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स है। तो राइट्स को हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला क्या है? सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और तीसरा इज पॉलिटिकल राइट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे राइट्स जो हैं आपस में मतलब कॉमन भी इसमें चीजें, यानी कि सोशल राइट जो है वो इकोनॉमिक नहीं हो सकता। बहुत सारे राइट्स हैं जो दोनों डायमेंशन में आ सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स जो है वो अलग अलग तरह के लोगों के लिए, जैसे हम लोग वुमेन राइट्स की बात कर सकते हैं, चाइल्ड राइट्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड के लिए राइट टू वोट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। राइट टू वोट चाइल्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना राइट टू एजुकेशन है, हाँ या ना। ऑल्दो राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन दोनों को हम लोग ह्यूमन राइट मॉडर्न आधुनिक समय पे डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों को एक लोगों का अधिकार मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो हर अलग अलग तरह के ह्यूमंस के लिए अलग अलग टाइप्स के राइट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो हम लोग वुमेन राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, है ना, बैकवर्ड क्लास राइट्स की बात करते हैं, है ना। अमेरिका में जहां पर रेस के आधार पर समाज का डिवीजन है वहां पर हम ब्लैक राइट्स की बात करते हैं। ब्लैक राइट्स किसका मतलब? जो अफ्रीकन मूल के अमेरिकन से, उसके अधिकारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिसेबल्ड लोग जो हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये सब ह्यूमन राइट्स में ही है। थर्ड जेंडर सुना है आपने, ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं। सो ट्रांसजेंडर प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है ना। तो ट्रांसजेंडर समझते हो, जिसमें मेल और फीमेल, मतलब जिसको एग्जैक्ट जेंडर में तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। ना वो मेल है ना वो फीमेल है, काइंड ऑफ ट्रांस है, मतलब बीच का है। अब अगर नेचर ने बनाया है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ह्यूमन राइट में आएगी या नहीं आएगी ना। ऑल्दो ट्रांसजेंडर को जो राइट चाहिए, मे बी आपका वो राइट मेन कंसर्न नहीं, प्रायोरिटी इज डिफरेंट, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर जो हैं उनकी राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, डिसेबल्ड लोगों के राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, एलजीबीटी के राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं ना। तो ये सारे जो है मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी राइट्स हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग 3 तरीके से बांटते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है जी। अब इन राइट्स के बारे में बात करना कब से शुरू हुआ? इन अधिकारों के बारे में बात करना सबसे पहले राइट्स की शुरुआत होती है, तुम सब लोगों ने, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, मैग्ना कार्टा 1215। 1215 में पॉलिटिकल राइट बेसिकली जो हम लोग अभी बात करेंगे ना। क्या नेचुरल राइट कहीं लिखा हुआ होता है? नहीं। क्या नेचर ने आपको लिख के दिया है कि आपको हवा पानी का अधिकार है? नहीं। लेकिन आधुनिक समय पर राइट्स हम लोग कहते हैं ऐसे अधिकारों को ही हम अधिकार मानेंगे जो लिखित रूप में है, जो रिटन फॉर्म में है। ये विचारधारा जो है, इसे इसीलिए हम लोग इसको मॉडर्न राइट्स कहते हैं। ये विचारधारा जो है ये शुरुआत होती है 13th सेंचुरी से, जब फर्स्ट टाइम 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन ने वहां के नोबल्स को एक रिटन राइट्स दिया था, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा के। तो वहां से धीरे 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 हर राइट्स को लिख कर देने की व्यवस्था हो गई। अब बहुत सारे ऐसे नेचुरल राइट्स जो हैं वह भी हमारा रिटन फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी के समय पर हम लोग क्या कहते हैं कि ऑल्दो राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर हम इंसान पैदा हुए तो हमें इंसानी अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, मिलने चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी राइट्स है। लेकिन फिर भी वो राइट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन इन्वायरमेंट का राइट्स हमें ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, लेकिन आज के समय पर
हम कहते हैं कि राइट्स सिर्फ अगर लिखा हुआ कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं है, यानी कि जो भी चीज लॉ नहीं है वो गारंटीड नहीं है। क्लीन इन्वायरमेंट का राइट है या नहीं है? तुम्हें अगर मान लो नेचर ने बनाया है कि तुम ऑक्सीजन लो अंदर, चारों तरफ CO2 निकला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या तुम्हारा नेचुरल राइट यानी कि एक ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा, नहीं हो रहा? लेकिन चूंकि मॉडर्न जो पॉलिटी है वो रिटन है, एवरीथिंग जो लॉ से है, जो लॉ कहता है वो है, जो लॉ नहीं कहता वो नहीं है। ऑल्दो यह लॉ रिलीजियस लॉ हो सकता है, कन्वेंशनल लॉ हो सकता है, या फिर एक रीजनेबल लॉ हो सकता है, ठीक है, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट हो सकता है। लेकिन आधुनिक समय पे हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं? कानून है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे चीजों के लिए लॉ नहीं है, और तब हम यूज करते हैं क्या? हम अपनी कल्चर को देखते हैं, हम कन्वेंशन को देखते हैं, हम नेचुरल, इसी को जैसे तुम कई बार सुनते हो नेचुरल जस्टिस। देखो दो तरह की जस्टिस होती है, एक है लीगल जस्टिस, मतलब कानून के अनुसार न्याय करना, लेकिन हर चीज के लिए कानून नहीं है, हर चीज के लिए कानून बनाया भी नहीं जा सकता। नेचुरल जस्टिस कहता है कि नेचुरली सोचना, लॉजिक सोचना, है ना, रीजनेबल सोचना। तो जब हम अपने रीजन से डिसाइड लेते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो राइट्स जो है तो बहुत पुराना है ना, हजारों साल से चलता आ रहा है, लेकिन राइट्स मुख्य रूप से मिडिवल पीरियड में उभरना शुरू हुआ, ठीक है। मध्यकालीन समय में यूरोप में ये उभरना शुरू हुआ, और कई सारे जनरेशंस ऑफ राइट्स आए, है ना। मतलब लोग किस किस तरह के राइट्स, मतलब एक फेज रहा, एक वेब रहा जहां पर इस तरह के राइट्स के बारे में बात हो रही थी। तो हमें यहाँ पर क्या है, जनरेशंस ऑफ राइट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे फर्स्ट जनरेशन की जो राइट्स है ना, वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करता है। फर्स्ट जनरेशन राइट्स किस चीज के बारे में बात करता है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अभी रुक जाइए आर्टिकल पे। फर्स्ट जनरेशन की राइट्स लिखे। फर्स्ट जनरेशन की राइट किस चीज के बारे में बात करता है? सिविल और पॉलिटिकल राइट। सेकेंड जनरेशन की जो राइट है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट के बारे में बात करता है। फर्स्ट जनरेशन की राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का मतलब है जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, दीज आर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। सेकेंड जनरेशन की जो राइट्स है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू इन्वायरमेंट। सेकेंड जनरेशन की राइट्स को हम लोग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क। थर्ड जनरेशन की जो राइट्स है उसे कलेक्टिव एंड सॉलिडेरिटी राइट्स कहते हैं। लाइफ, लिबर्टी, जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कलेक्टिव एंड सॉलिडेरिटी राइट।
सामूहिक अधिकार, ठीक है। तो कलेक्टिव एंड सॉलिडारिटी राइट्स जो हैं, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्म निर्णय का अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण, पीस, शांति का अधिकार। दीज आर द थर्ड जनरेशन राइट्स। जनरेशन हम लोग किसको कहते हैं और किस आधार पे कहते हैं कि ये जो राइट्स हैं वो एक बार में, आज के टाइम पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो एक बार में इवॉल्व नहीं हुए हैं, ये अलग अलग वेव में हुए हैं। तो सबसे पहले लोगों का जो मेन कंसर्न था वो क्या था, पॉलिटिकल और सिविल राइट। फिर आया कि भाई हमें इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, सोशल राइट्स। टाइम टू टाइम चेंज होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी के समय पर जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेव्स हुए, है ना, कि किस तरह से, जैसे पहले हम लोग राइट्स के बारे में हमारा मेन कंसर्न था भाई लाइफ मिल जाए, लिबर्टी मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम खुश। लेकिन अब धीरे धीरे फिर हमें, जब जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है, लोगों के अधिकार बढ़ रहे हैं, है ना। आज से 100 साल पहले कोई थोड़ी बात करता होगा राइट टू एजुकेशन के बारे में, या काइंड ऑफ जो आज तुम राइट्स के बारे में बात करते हो 100 साल पहले। हाँ, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे राइट्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है। विचार और बेहतर होती जाती है और इवॉल्व होती जाती है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन का ये मतलब नहीं है कि अभी हमारा थर्ड जनरेशन चल रहा है मतलब हम सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट्स या फिर हम लोग कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सोशल इकोनॉमिक राइट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और पुराने। ये है कि किस तरह से राइट्स इवॉल्व हुआ, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसी जगह है जहां पर राइट्स के बारे में दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के अधिकार हैं। एक है फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 3 में। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देश, ये कौन सा भाग में दिया गया है, पार्ट 4 में, ठीक है। इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अन्य संवैधानिक अधिकार, जो संविधान के अलग अलग स्थानों पर दिया गया है। अन्य संवैधानिक अधिकार, जैसे अभी हम लोगों ने एक बात की सिटीजनशिप राइट के बारे में, ठीक है जी। राइट टू वोट, उसके बाद प्रॉपर्टी का अधिकार, है ना। एंड अदर राइट्स जो हैं, थोड़े बड़े बड़े नाम हैं, पर तुम देखोगे संविधान में बहुत तरह के अधिकारों के बारे में बात की गई है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के अधिकारों के बारे में। अब ऐसा है कि राइट्स अलग अलग जगहों पर संविधान में तुम देखोगे बेसिकली 3 जगहों पर राइट्स के बारे में बात किया गया है, पार्ट 3, पार्ट 4 और अन्य कई सारे भागों में, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे जितने भी मोस्टली जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स यानी कि फर्स्ट जनरेशन के राइट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, काइंड ऑफ किसी भी पॉलिटिकल नेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ऑल्दो तुम्हें ऐसे नहीं कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको अपनी व्यू पॉइंट वैसी नहीं रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
हमारे लिए एक छत, मान लो कि जैसे हम लोग बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो मकान का मतलब है छत, तो तुम्हें छत की राइट है, लेकिन वो छत भी बढ़िया होना चाहिए ना। तो तुम्हें ये नहीं कहना है, तो काइंड ऑफ मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कभी भी अपनी व्यू पॉइंट में ऐसे नहीं रखनी है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कम इंपॉर्टेंट, ये ना नैरो माइंडसेट दिखाता है। मैं कई बार देखता हूँ तुम लोग आंसर में भी लिखते हो तो डायरेक्टली लिख देते हो ये कम है ये ज़्यादा है, नहीं, ये नैरो माइंडसेट है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना, क्योंकि बिल्कुल तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि भैया ये जो है नहीं इंपॉर्टेंट है। सोचो एक कोई व्यक्ति अभी जैसे बहुत एनआरसी का काम चलता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले भारतीय था, उसका नाम नहीं है एनआरसी में, उसको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है या कोई और देश, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम, उसको पूछोगे कि क्या चाहिए, तो कहेगा भाई नागरिकता दे दो, अभी ले लो जो भी लेना है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कोई भी राइट्स इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हाइवर द कन्वेंशनली जो थिंकिंग है वो क्या है कि other constitutional right और fundamental right, although both are equally important, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट्स में मुख्य रूप से ये जितने राइट्स हैं, है ना, मतलब संविधान ने ऐसा करा है कि 3 जगहों पर अधिकार दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को छोड़ दो, हमारे जो मोस्टली सिविल और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो 2 जगहों पर हैं, फंडामेंटल और अदर जगहों पर। इन दोनों को ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज कंसीडर्ड मोर वैल्यूएबल देन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल। मौलिक अधिकार अन्य संवैधानिक अधिकारों से ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, ऑल्दो चूंकि संविधान में है तो वो तो प्रोटेक्शन है, उसको फॉलो होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण लॉ है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हाँ या ना, समझ गए बात को। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन है, इंपॉर्टेंट की बात नहीं करना है, इसको ज्यादा प्रोटेक्शन है अदर संवैधानिक अधिकारों से। क्लियर है बात? क्या प्रोटेक्शन है ना, क्या प्रोटेक्शन है इसको फंडामेंटल राइट को, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में, हनन के केस में एक व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर दी गई है जिसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ रिट, रिट जारी करने की शक्ति। यह सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इस केस में है कि अगर व्यक्ति का मौलिक अधिकार वायलेट हुआ है, हनन हुआ है, अन्य अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। समझ गए बात को? सो मौलिक अधिकार जो है वो डेफिनेटली जितने भी हमारे सिविल और पॉलिटिकल नेचर के राइट्स हैं उसमें उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और हम ज्यादा प्रोटेक्शन किसको देते हैं? जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो ज्यादा मूल्यवान होता है, जो ज्यादा वैल्यूएबल होता है ना। सिंपल सी ये लॉजिक समझ गए। अब फंडामेंटल राइट्स और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अगर हम इसकी नेचर देखें तो मुख्य रूप से ऑल दो 3 तरह के राइट्स हम लोगों ने बात की थी, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार। हालांकि कोई भी ये 3 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि इसमें सिर्फ राजनीतिक अधिकार है या इसमें सामाजिक अधिकार है। मतलब संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर अधिकारों को नहीं बांटता है, बल्कि उसके मूल्य के आधार पर अधिकारों को बांटता है। ठीक है, मूल्य के आधार पर कौन कितना वैल्यूएबल है। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो अलग अलग जगहों पर दिया गया है, उन दोनों अधिकारों में ज्यादा वैल्यूएबल का है फंडामेंटल। अब जितने भी हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के राइट्स हैं वो इन तीनों में से कई जगहों पर आपको प्राप्त होगा। मुख्य रूप से फर्स्ट जनरेशन के जो राइट्स हैं
फर्स्ट जनरेशन के जो राइट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और इन जगहों पर दिए गए हैं। इसीलिए हम इन दोनों को, फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज मेनली फर्स्ट जनरेशन राइट। इसमें सेकेंड जनरेशन राइट्स भी हो सकते हैं, मुख्य रूप से फर्स्ट जनरेशन की राइट्स हैं। सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन की कई सारी राइट्स जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दी गई। ध्यान से समझ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट पूरी तरह से पॉलिटिकल राइट्स के बारे में है, नहीं, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट्स यहां दिए गए हैं या वहां दिए गए। सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो राइट्स हैं वो मुख्य रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए। थर्ड जनरेशन यानी कि सोशियो इकोनॉमिक राइट, सेकेंड जनरेशन के राइट। पार्ट 3 जो है मुख्य रूप से सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करता है, हालांकि पार्ट 3 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो थर्ड जनरेशन राइट्स के बारे में भी बात करता है। जैसे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्ट के बारे में बात करता है कि राज्य का कर्तव्य होगा देश का कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, हाँ या ना, है ना। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए है कि भाई उसको लाइफ की अधिकार मिलना चाहिए, जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दीज राइट्स मेनली डील्स विथ फर्स्ट जनरेशन राइट्स यानी कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हमारे जो अलग अलग जनरेशन, मान लो जैसे पुराने फोन महंगे होते हैं या नए फोन, मान लो लेटेस्ट फोन लेना है, आईफोन 16 मैक्स लेना है, कितना बहुत महंगा हो जाएगा, तो क्या हर कोई ले पाएगा। भारत जब देश आज़ाद हुआ तो क्या था, गरीब देश था, है ना। तो मान लो पुराना फोन जो कहीं नहीं चल रहा है वो फोन खरीदते हैं लोग। स्टार्टिंग में जब पहला शौक होता है क्या सस्ती चीजें खरीदते हैं, पैसे नहीं थे उस समय। किस समय, आज़ादी के समय पे, आज़ादी से पहले 4G नहीं था। 4G कब आया, आज़ादी के समय पे फोन था भाई, सब फोन 4G नहीं, उससे पहले 4G नहीं था। हाँ, तब कबूतर से संदेश भेजा जाता था, है ना, समझे। तो हमारा जब देश इंडिपेंडेंट, तो नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड। अब देखो सबसे पहले कि अधिकार के बारे में एक चीज और समझना है राइट्स, अधिकार किसको मिलेंगे और कौन देगा। राइट जो है बेसिकली एक तरह से क्या है, कोई एक आइडिया है, एक वस्तु के तरह अगर आप समझिए। मान लीजिए राइट्स जो है यह एक पेन की तरह है तो ये किसी को मिलेगा तो देगा कौन। तो इसीलिए राइट्स जो है ये दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन है, दो इंस्टीट्यूशन के बीच का एक ट्रांजैक्शन है राइट्स। और इसीलिए गांधी ने राइट्स और ड्यूटी को एक ही वो समझते थे। राइट्स जो है वो दो व्यक्ति या दो संस्थान, दो इंस्टीट्यूशन के बीच एक ट्रांजैक्शन है। तो राइट्स मिल रहा किसको, मान लो लोगों को, सिटीजन को या लोगों को, पर इसको दे कौन रहा। अगर आपको एक वस्तु मिल रही तो कोई ना कोई तो दे रहा है, कोई नहीं तो ऊपर वाला दे रहा होगा। जैसे नेचुरल राइट, नेचुरल राइट आपको किसको मिल रहा, सभी जीवों को मिल रहा है ना। दे कौन रहा है, भाई नेचर दे रहा है। तो मॉडर्न टाइम पे हम लोग चूंकि अब गवर्नेंस जो वर्ल्ड की या कंट्री की गवर्नेंस हो रही है, पूरे अर्थ को गवर्न कौन करता है, नेचर ही करता है ना। नेचर अर्थ में तो डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करता है, अगर करता भी है तो ज्योग्राफी के बेसिस पे करता है कि भाई ये समुद्र का एरिया है तो वहां पे सुनामी ला दो, ज्यादा ये लोग बदमाशी कर रहा है तो। अच्छा ये पहाड़ का एरिया है तो थोड़ा पहाड़ घसका दो, अगर ये लोग बदमाशी कर रहा है तो, है ना।
तो नेचर एज सच पॉलिटिकल बाउंड्री को तो नहीं मानती, लेकिन हम लोगों ने पॉलिटिकल बाउंड्री वाले स्टेट बनाए, और इन बाउंड्रीज के अंदर गवर्न कौन कर रहा है? स्टेट, सरकार। तो इसीलिए राइट्स जो है, खास करके हम लोग अगर मॉडर्न राइट्स के बारे में बात करेंगे तो राइट्स कौन देगा? स्टेट देगा। किसको देगा? लोगों को देगा। ठीक है, तो पॉलिटिकली राइट्स समझा जाता है कि राइट्स फ्लोज फ्रॉम स्टेट टू पीपल। ठीक है जी। और ड्यूटी के बारे में भी अगर बात करें, कर्तव्य, तो कर्तव्य किसको मिलेगा? कि मतलब कौन करेगा कर्तव्य? लोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? स्टेट के लिए करेंगे। तो जो काम हम स्टेट के लिए करते हैं वो हमारी ड्यूटी होती है, और जो स्टेट हमारे लिए करता है वो राइट्स होता है। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। क्योंकि भाई एक तरफा संबंध कभी होता है कि हमें स्टेट हमें दे रहा दे रहा दे रहा और हम स्टेट को कुछ नहीं दे रहे? कभी ऐसा होगा? एक तरफा तो होगा नहीं, है ना? एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। स्टेट अगर हमें लाइफ का राइट्स दे रहा है, लिबर्टी का राइट्स दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, हमें क्लीन इन्वायरमेंट दे रहा है, हमारे लिए सड़कें बना के दे रहा है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम स्टेट को बनाने में, स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने में वोट दें। स्टेट काम करे उसके लिए हम इस खर्च के लिए हम टैक्स दें। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी ड्यूटी है, और ये ड्यूटी और राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सारे लॉ में लिखे हुए हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या नहीं, अपने इनकम का इतना प्रतिशत सरकार को टैक्स देना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी, है ना? सैद्धांतिक रूप से हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो आपको कुछ ड्यूटी भी निभाना है। अब भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ड्यूटी ही करते रह जाते हैं, उनको अधिकार नहीं मिलता। मतलब असमानता है इन दोनों में। जैसे लेट्स से कि कोई व्यक्ति है जो टैक्स पे नहीं करता, ना ही कभी वोट देता है ना, और घर से कचरा तब निकालता है जब कूड़ा वाला नहीं आया हुआ है, बाहर फेंक देता है ना। वह भी एक ड्यूटी है ना, कि कचरा वाला जब आया तभी कचरा निकालना है। कचरा वाला आने से पहले तुम ऊपर से कचरा फेंक दोगे तो क्या होगा? क्लीन और इन्वायरमेंट गड़बड़ होगा, है ना? ठीक है, तो बहुत सारे, तो ये क्या है कि चूंकि समाज में, किसी भी देश में, क्या हर व्यक्ति के लिए राइट्स और ड्यूटी को इक्वली बनाया जाता है? क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे इकोनॉमिक्स, मार्केट फंक्शन ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपातिक दृष्टिकोण से बाजार काम करता है। कैसे? बाजार को तुम जितना पैसा दोगे, बाजार तुम्हें उतनी सामान देगा या सेवा देगा, है ना? 10 रुपया दिए तो 10 रुपये का ही चीज देगा। वहां पर तुमने जो पैसा दिया, इस ये तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम्हें जो उसके बदले 10 रुपये का सामान मिला वो तुम्हारी राइट्स है। और जितना ड्यूटी तुम करोगे उतना ही राइट्स तुम्हें मिलेगा। लेकिन देश ऐसे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि कुछ हमारे देश में नॉर्मली सभी वस्तुओं और सेवाओं का, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, उसको थ्रू मार्केट प्रोवाइड किया जा सकता है, एक्सेप्ट कुछ गुड्स का, और उन गुड्स को हम कहते हैं कॉमन गुड्स। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं या वस्तु है जो बाजार के तरफ से, मार्केट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे नेशनल सिक्योरिटी, क्या उसको मार्केट के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है? मतलब सरकार बोलेगी कि ठीक है, अभी दूसरे देश से लड़ाई हमारा होने वाला है, तो दूसरे देश का मिसाइल आएगा, तुम पैसा दोगे तो तुम्हारे घर के चारों तरफ हम डिफेंस सिस्टम लगा देंगे, और जो पैसा नहीं देगा उसका नहीं लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू से प्रोवाइड किया जा सकता? मार्केट वैल्यू क्या है? जितना दो उतना पाओ।
सो कॉमन गुड्स जो है ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन गुड्स को प्रोवाइड करना। कॉमन गुड्स ऐसे चीज हैं जो थ्रू मार्केट प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, जैसे गवर्नमेंट का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि तुम ज्यादा पैसा दो तभी तुम्हारा हम डॉक्यूमेंट बना के देंगे। तुम भारत के नागरिक हो तो तुम हो कि नहीं डिसाइड करने के लिए हमें पैसा चाहिए। कॉमन गुड्स जो है जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, तो सड़क गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि अच्छा तुमने पैसा दिया है तो तुम्हारे लिए सड़क बनवा देंगे, जो नहीं दिया उसके लिए नहीं। दीज आर द कॉमन गुड्स। इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब क्या है कि मार्केट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये कॉमन रास्ते से प्रोवाइड होना चाहिए। और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो गवर्नमेंट का निर्माण क्यों हुआ, तो कहते हैं भैया कॉमन गुड्स को प्रोवाइड। अदरवाइज शुरुआत में कहां था गवर्नमेंट? पहले गवर्नमेंट आया होगा या बाजार आया होगा? बाजार आया होगा, सिंपल सी। सबसे पहले क्या आया? संसाधन आया। पहले सभी संसाधन क्या थे? रिसोर्स वाज नेचुरल रिसोर्स। जब लोगों को भावना हो गई कि यह मेरा रिसोर्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब कॉन्सेप्ट आई, तब लोगों के पास संसाधन इकट्ठा होने लगे। किसी के पास ढेर सारे जानवर इकट्ठा हो गए। मान लो किसी ने बकरी को पालना शुरू कर दिया, गोट को, तो उसके पास बकरियां हो गई, और किसी व्यक्ति के पास मुर्गे हो गए, है ना। अब मुर्गा वाला ललच रहा है कि भाई मेरे को एक बार मीट मिल जाए, और बकरी वाला ललच रहा है कि यार एक बार मुर्गा मिल जाए, है ना। अंडे खाने को तरस रहा है बकरी वाला। तो यहीं पर मतलब कहने का मतलब कि जब प्राइवेट संसाधन, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी हर के पास इक्वली तो नहीं हो सकता। किसी के पास ए वाली प्रॉपर्टी थी, किसी के पास बी वाली प्रॉपर्टी थी। लोगों ने अपने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, अपने जंगलों पर अधिकार किया, मेरा जंगल। उस जंगल में आम का पेड़ था, दूसरे जंगल में लीची का पेड़ था। अब आम वाला आम डेली खा रहा है और ललच रहा है लीची के लिए, और लीची वाला डेली लीची खा रहा है और वो आम देख के ललच रहा है। तो यहां पर एक्सचेंज होना शुरू हुआ, और बाजार वह व्यवस्था है जो संसाधनों का एक्सचेंज करवाता है। तो बाजार स्टेट से बहुत पुराना है। अब ये अलग अलग हैं लोग, जैसे कुछ लोग हैं जो कहेंगे स्टेट पहले पुराना है, तो इस डिबेट में, फिलोसफिकल डिबेट में नहीं जाना है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स कहता है भाई बाजार बहुत पुराना है, सरकार को हमने इसलिए बनाया कि कॉमन गुड्स प्रोवाइड करो, जो बाजार काम नहीं कर पाता है वो काम करो। यह लिबरल व्यू है, जॉन स्मिथ की थ्योरी से यह निकला है। जॉन स्मिथ के नाम बारे में सुना होगा आपने, एडम स्मिथ, है ना, जॉन एडम स्मिथ उनका पूरा नाम था, है ना। इकोनॉमिक्स की लिबरल थ्योरी उन्होंने दी। सो तो राइट्स जो हैं वह बाजार के मूल्यों से प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। एडम स्मिथ ना। और जो चीजें सरकार के, जो कॉमन गुड्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपनी क्षमता से पे करिए और आपको जरूरत के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्या है कॉमन गुड्स, चूंकि बाजार वैल्यू से प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। बाजार के मूल्य क्या है? जितना दो उतना पाओ। तो उसे कॉमन गुड्स को गवर्नमेंट के रास्ते से जब प्रोवाइड किया जाता है, स्टेट के थ्रू जब प्रोवाइड किया जाता है, तो स्टेट की फिलॉसफी क्या है? स्टेट क्या कहता है? जितना है उतना दो। जितना आपके पास संसाधन ज्यादा है तो ज्यादा दो, कम है तो कम दो, बिल्कुल कम है तो मत दो। जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा लो, कम है तो कम लो, नहीं जरूरत है तो मत लो। सो स्टेट की जो है, इंटर स्टेट के साथ जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके वेल्थ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी पे। दूसरा डिपेंड करता है आपको स्टेट क्या दे रहा है, वो डिपेंड करता है आपके नीड पे। किस पे डिपेंड करता है? नीड पे। स्टेट कहता है तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा लो। स्टेट आपको किस आधार पे देगा? जरूरत के आधार पे। और स्टेट आपसे लेगा किस आधार पे? क्षमता के आधार पे।
समझे, कॉमन गुड्स को ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता है। और इसीलिए यह कहता है कि जो लोगों की इनकम ज्यादा है उससे स्टेट ज्यादा टैक्स लेता है, जिनकी इनकम कम है उससे कम लेता है, जिसको जरूरत ज्यादा है उसको स्टेट ज्यादा देता है। तो अक्सर तुम एक डिबेट सुनते होगे, है ना, सोशल मीडिया पे, कि खास करके जो अर्बन शहर में रहने वाले लोग हैं, मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं, है ना, लाख रुपए साल का, 2 लाख रुपए साल का, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए साल का वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो उनका बड़ा लॉजिक होता है कि हम सरकार को पे कर रहे हैं और और उसके घर के आगे जो है बारिश हुआ, उसके घर के आगे पूरा पानी भर गया, है ना, कई बार घर में ही घुस गया, तो व्यक्ति सोशल मीडिया पे कंप्लेन करता है कि बताओ, है ना, भारत में मैं क्यों गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, मुझे फैसिलिटीज कहाँ मिल रही है। तो इसके दो पहलू हैं। क्या उसका लॉजिक सही है? यस। पर क्या उसका लॉजिक एकदम 100% सही है? नहीं, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है कॉमन गुड्स का, और कॉमन गुड्स जो है वो मार्केट मैकेनिज्म से प्रोवाइड नहीं होता। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज्यादा टैक्स देता हूं तो मुझे ज्यादा बेहतर सड़कें चाहिए। समझ गए बात को? मैं ज्यादा टैक्स देता हूं तो मुझे ज्यादा बेहतर सड़कें चाहिए, ठीक है, ये आप नहीं कह सकते। लेकिन ये आप समझ के बात को, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आप जो दे रहे हो स्टेट को वो कैपेबिलिटी, मतलब सेम सोचो ना, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 4 लाख रुपए सालाना है, वो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन सरकार उसको भी प्रोटेक्शन इक्वली दे रही है ना। जो व्यक्ति 40 लाख रुपए कमा रहा है वो सरकार को 7 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, उसको भी प्रोटेक्शन उतना ही मिल रहा है ना। तो पहला तो ये लॉजिक। लेकिन सरकार, इसमें आता है फिर अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार को जितना मिल रहा है क्या उतने को सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही कि नहीं। और अगर सरकार मान लो, अच्छे सड़क की जरूरत तो हर किसी को है ना, हर किसी को है। एक सेकेंड, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? सो अगर कोई, तो क्या वह व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है तो क्या वो डिमांड नहीं कर सकता अच्छी सड़कों को, है ना? कर सकता है। एज अ पॉलिटिकली हम लोग उसको, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम क्या कहेंगे कि वो डिमांड, हाँ, तो यहाँ पर ये जो डिबेट है कि क्या वह व्यक्ति जो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाह रहा है, क्या वो जायज डिमांड नहीं कर रहा? कर रहा है, क्योंकि ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। सिर्फ उसको नहीं, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स पे नहीं कर रहा पर वह भी सरकार से बेहतर सड़कें की मांग कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट से बेहतर सड़क की मांग कर सकता है। ठीक है, इस बात को समझ गए, है ना? तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, भाई वो टैक्स पे नहीं भी कर रहा था तो भी उसको अच्छी सड़कें क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हम सब लोग, आपको जो टैक्स मिल रहा है वो क्या है, लोगों की भलाई के लिए थे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझ गए, राइट्स और ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो मोस्टली जो इसकी थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव है उसको आप पूरी तरह से समझ गए हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट, हाँ, एक और पॉइंट है, हमने यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इसके बारे में देखा। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये पार्ट 4 में दिया गया है, और ये मुख्य रूप से किस तरह के राइट्स के बारे में बात करता है? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, सोशल और इकोनॉमिक नेचर के राइट्स के बारे में बात करता है। हाँ या ना? क्या विशेषता है? फंडामेंटल राइट और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है न्याय संगत, मतलब उसको उसको लेकर के अगर वो नहीं फुलफिल होता है तो उसको लेकर के वो कोर्ट जा सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 है वो नॉन जस्टिसिएबल है।
गैर न्याय संगत। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कोई बात, कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर बड़ा एक दो तरह के आपने राइट्स जो है वो दो तरह के बता दिए, एक राइट्स जो है वो गारंटीड है और एक ऑप्शनल है काइंड ऑफ, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको दें। आप ऐसा करते भी हो, आपको कोई बोले कि आज आपको शाम को घर पर फंक्शन है तो तुम कहते हो हाँ पक्का आएंगे, कई बार कहते हो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं ना, कोशिश करेंगे लेकिन गारंटी नहीं, नहीं आएंगे तो कंप्लेन नहीं करना। किसी अधिकार को ऑप्शनल क्यों बनाया जाता है, उसके दो लॉजिक हैं। पहला है कि मे बी हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम गारंटी दे सकते हैं, हो सकता है, तो स्टेट की कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। और हमारे देश में मोस्टली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसे अधिकारों के बारे में बात करता है जो ऑप्शनल है। ऑल्दो स्टेट का ड्यूटी है कि इस काम को करे, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है ना। इसका मतलब है कि स्टेट कैपेबल है या नहीं हमें पता नहीं, और अगर मान लो कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है और तुम उसको कहोगे नहीं तुम ये काम को करो ही, क्या कभी कर पाएगा? वो तो वही बात हो गई कि भाई कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है और उसको तुम कह रहे हो ये काम करो। समझ गए बात को? ठीक है, तो स्टेट हमारा कैपेबल नहीं है कि वो इसको गारंटी दे सके। ऑल्दो स्टेट का ड्यूटी है इसको ट्राई करे, कोशिश करे, पूरी निष्ठा से कोशिश करे हम ये आपको देंगे, लेकिन गारंटीड इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि मे भी हो सकता है स्टेट पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। तो हो सकता है कि जब वो दे रहा हो तो या तो पूरी तरह से ना दे पाए, या तो कुछ लोगों को दे पाए और कुछ लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उस डायरेक्शन में आपको काम करना है। क्लियर है बात, है ना? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से ऑल्दो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारे सभी राइट्स, खास करके फर्स्ट जनरेशन के राइट्स और सेकेंड जनरेशन के राइट्स एज वेल एज थर्ड जनरेशन के राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो ये हमारी पूरी राइट्स की जो है कॉन्सेप्ट है। राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट में दिया गया है, फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और एक अदर जगहों पर। इसमें से किस नेचर का राइट है? हाँ, ये दोनों जस्टिसिएबल है, ऊपर लिख दिया है ना, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, मतलब ऑल्दो नॉन जस्टिसिएबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है करना ही नहीं है, स्टेट का कर्तव्य है, स्टेट की ड्यूटी है। ऑप्शनल मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको ऐसे ऑप्शनल नहीं बोलना है। ऑप्शनल का मतलब है आपकी इच्छा पर है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले राइट्स लोगों को दिए जाएं ये स्टेट की इच्छा है? नहीं, स्टेट की ड्यूटी है। नॉन जस्टिसिएबल है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपको पीटेंगे नहीं। जैसे तुम्हें होमवर्क दिया गया है ना, दो होमवर्क दिए गए स्कूल में, एक है जो नहीं करके आओगे तो पिटाओगे, और एक होमवर्क है कि जो तुम्हें करना है, अगर नहीं करके आए तो तुम्हें कारण बताना पड़ेगा, लेकिन पीटेंगे नहीं उसके लिए। होते हैं ना ऐसे दो तरह के टास्क होते हैं, तो वही बात है ना। स्टेट को कहा गया है ये वाला अगर नहीं दोगे तो पीटेंगे, और ये तुम्हें देना है, कोशिश करना है, अगर नहीं दे पाए तो पीटेंगे नहीं। समझ गए? हाँ, देना है। समझ गए, है ना? अगर नहीं कर पाए तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन देना है। और ये इसका नेचर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक नेचर। अगला डिबेट जो राइट में है वो है नेचर ऑफ राइट्स। हमने देखा कि राइट्स को हम लोग अलग अलग नेचर का बता सकते हैं, पॉलिटिकल नेचर का है, सोशल नेचर का है, इकोनॉमिक नेचर का है। और राइट्स के बारे में, और हमने राइट्स और ड्यूटी के बारे में भी देखा कि भैया एक ही सिक्के का एक तरफ राइट्स है, एक तरफ ड्यूटी है, मतलब एक जाएगा तो दूसरे को इधर से आना जरूरी है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग ड्यूटी के बारे में बात नहीं करते, या उतना इंपॉर्टेंटली बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, थ्योरेटिकली यह माना जाता है कि चूंकि स्टेट का निर्माण
स्टेट को बनाया ही है लोगों ने। किसने बनाया स्टेट को? लोगों ने बनाया। तो लोग अपना कर्तव्य जानते हैं, है ना। तुम उसके लिए कानून बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं। जैसे माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया, तो जिसने बनाया उसको पता है मेरी ड्यूटी क्या है ना। तो उसके लिए क्या हम कानून बनाते हैं क्या, कि नहीं आपको अपने बच्चे को सुबह 6 बजे नाश्ता कराना होगा? बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस आर एक रीजनेबल व्यक्ति है, एक रीजनेबल बीइंग है, तो वो जानता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। इसीलिए एक डेमोक्रेसी में ड्यूटीज जो हैं उसको बहुत वेटेज नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ ड्यूटीज हैं जो कि स्टेट का, पर स्टेट को राइट्स देने हैं। कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो अगर आप, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो अगर आप नहीं करोगे तो स्टेट कैन नॉट सर्वाइव, और स्टेट अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो आपको अधिकार कैसे देगा? उन ड्यूटीज को फॉलो करना इज कंपलसरी, उन ड्यूटीज को पूरा करना। जैसे ड्यूटी ऑफ पेइंग टैक्स, अगर तुम टैक्स पे नहीं करोगे तो स्टेट ही सरवाइव नहीं करेगा, और स्टेट सरवाइव नहीं करेगा तो तुम्हें कॉमन गुड्स कैसे प्रोवाइड करेगा? इसीलिए अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता है तो वो इलीगल है, उसके लिए सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन कुछ ड्यूटीज हैं जो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको उसके लिए, लेकिन फिर भी अगेन जैसे स्टेट की ड्यूटी है उसी तरह से आपकी ड्यूटी है कि उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जनरली जो है हम ड्यूटीज को, ऐसे ड्यूटी जो स्टेट के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है उसको हम बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है। ऑल्दो दोज ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, जैसे राइट टू वोट, राइट टू वोट मतलब सॉरी राइट टू वोट नहीं, ड्यूटी टू वोट। अगर वोट देने का आपको अधिकार है तो वोट देना आपकी ड्यूटी भी है, ठीक है। सो वोट देने की जो ड्यूटी है अगर वो कोई फॉलो नहीं करे तो क्या उसके लिए कोई सजा की व्यवस्था है? नहीं ना। ऑल्दो वोट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। थोड़े मोड़े लोग अगर वोट नहीं दे पाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सपोज करो अगर कोई वोट देने नहीं जाए, क्योंकि अगर कोई वोट नहीं देगा, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, पर कोई वोट नहीं देगा तो स्टेट का सर्वाइवल क्या होगा? खतरे में आ जाएगा। और अगर लोग कम से मान लो 10% ही लोग वोट देने जाए तो स्टेट अगर बनेगा भी तो वह एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन पाएगा, है ना। उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे अरे 10,000 लोग वोट दे रहे हैं, इतने तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे, है ना। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें। सो ड्यूटी जो है, इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्यूटीज जो हैं वो जो इसेंशियल ड्यूटी है वो तो आपको करने हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन इसेंशियल ड्यूटीज जो हैं, यानी कि जिसको नहीं करने से स्टेट पर कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो, स्टेट पर थ्रेट ना हो, उन ड्यूटीज को कंपलसरी नहीं है। जैसे इंडिया में मिलिट्री सर्विस करना एक कंपलसरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन क्योंकि मान लो तुम अगर आर्मी में नहीं ज्वाइन करते हो, तुम मिलिट्री में सर्विस नहीं करते हो, है ना, तो स्टेट पर कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लोग ही इतने हैं, सब करने को तैयार है। लेकिन जो छोटे स्टेट हैं जैसे इजराइल, उनको पता है कि भाई हमारी जनसंख्या ही इतनी कम है और हमारे चारों तरफ दुश्मन है ना, तो हमारे पास आर्मी होनी चाहिए बड़ी। अब बड़ी आर्मी हम हमेशा तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ से सैलरी देंगे? बाकी प्रोडक्शन में भी तो लोग होंगे, तभी तो उन्हीं प्रोडक्शन से तो उपज होगा, उन्हीं प्रोडक्शन से तो इनकम होगा। तो उन देशों में क्या करता है कि एक वॉलेंटरी सर्विस होती है, मतलब एक कंपलसरी है ऑल्दो, कि साल में 2 महीना तुम्हें आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। अब तुम 8 महीना फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर चला रहे हो, 2 महीना तुम आर्मी में ट्रेनिंग ले रहे हो। इससे क्या फायदा हो रहा है? प्रोडक्शन भी चल रहा है 10 महीने, और 2 महीने क्या हो रहा है कि तुम ट्रेनिंग भी ले रहे हो, कभी जरूरत पड़ा तो तुम्हें बंदूक थमा देंगे, चलो अब सीखे तो हो ही सारा 2 महीने। तो अलग अलग समझ रहे हो, तो कुछ देशों में यह ड्यूटी जो है वह एक कंपलसरी ड्यूटी है, तो
कौन सी ड्यूटी किस देश में कितना इंपॉर्टेंट है डिपेंड करता है उस कंट्रीज पे। ये पूरा जो है हमारा ड्यूटी के बारे में। राइट्स जो है इसको देखने का दो नजरिया है। पहला जो नजरिया है वो है कि राइट्स जो है, देखो ध्यान से, कहा जाता है कि मान लीजिए लोगों को राइट्स मिले, कुछ चीज लोगों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है ना। कुछ चीज जैसे फॉर एग्जांपल हवा हमें स्टेट तो नहीं दे रहा ना, हवा तो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन स्टेट उस हवा को खत्म कर सकता है। फूड है, फ्रीडम है, पैर हमारे पास है, हम घूम सकते हैं। क्या स्टेट आपको सिखाता है, स्टेट आपके साथ घूमता है, चलो चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, नहीं ना। आप खुद कैपेबल हैं घूमने के लिए, लेकिन स्टेट जो आपको यह फ्रीडम मिला है उसको खत्म कर सकता है। आपको घर के अंदर बंद कर देगा, जेल में बंद कर दिया, पैर है तो भी उतने ही दूर घूम सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो कहा जाता है कि हमारे जो नेचुरल राइट्स भी हैं लोगों के पास, उसको खतरा किस चीज से है, दो चीजों से। एक तो दूसरे लोग से, तो दूसरे लोग से जो खतरा है उसी को रोकने के लिए हमने स्टेट बनाया, ठीक है। और तो दूसरा खतरा अब किससे हो गया, स्टेट से हो गया। नहीं समझे बात को। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे तुम्हें खतरा है, ठीक है, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम्हारा कोई मित्र है उससे तुम्हें खतरा है कि कहीं वो टॉप ना कर जाए, तो तुमने अपनी दोस्ती उससे खत्म कर दी, ठीक है, क्योंकि तुमसे वो बातचीत करके तुम्हारी सारी नॉलेज ले लेता था और खुद ही बहुत अच्छा पढ़ने लग रहा था, तो तुमने खत्म कर दिया भाई इससे मेरे को खतरा है। और तुमने किसी तीसरे व्यक्ति से दोस्ती कर ली, अब ये खतरा तो उसके साथ भी हो जाएगा। अभी तुम्हें उससे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अब वो सीख ले, है ना। तो उसी के लिए तो कानून बनाना है, दोस्ती करने से पहले पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना। किसी से दोस्ती करना, बोलना कि भाई ये एग्रीमेंट है, हम अगर तुम्हें पिज्जा खिलाएंगे तो तुम इस हमें भी खिलाओगे, नहीं खिलाए तो ब्रेक हो जाएगा एग्रीमेंट। तो एक तो ये है कि राइट्स को इंजॉय, राइट्स हमें तभी मिलेगा जब स्टेट का खतरा ना। और अभी के समय पे चूंकि स्टेट जो है वो सबसे पावरफुल बन गई है, मोस्ट पावरफुल बन गई है ना, तो स्टेट से सबसे ज्यादा खतरा है, हमारे राइट्स को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, स्टेट से, है ना। तो स्टेट हमारे राइट्स को खत्म ना करे, ठीक है, तो इससे हमें राइट्स मिलता रहेगा। इस तरह के अप्रोच को हम लोग नेगेटिव अप्रोच कहते हैं, जो कह रहा है स्टेट को कि तुम किसी व्यक्ति को कैद मत करो। अगर तुम स्टेट किसी व्यक्ति को कैद नहीं करता है तो उस व्यक्ति को आजादी का अधिकार मिला। और आजादी का अधिकार कब मिला, जब स्टेट ने उसे कैद नहीं किया। यह अप्रोच जो है नेगेटिव या नकारात्मक अप्रोच कहलाता है, जहां पर स्टेट को कुछ करने से रोका जाता है। और स्टेट को करने से किन अधिकारों को करने से रोका जाएगा, जो लोगों को बाय नेचुरली मिला हुआ है। जैसे जीवन हमें बाय नेचर मिला हुआ है, हमें किसी लोग से खतरा नहीं है, पर खतरा किससे, स्टेट से है। तो स्टेट अगर हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को थ्रेटन ना करे, हमारे लाइफ को नहीं ले, तो हमारा अधिकार बना रहेगा। इसीलिए ज्यादातर जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं वो राइट्स हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। बस हम कहते हैं स्टेट को कि भैया तुम इसको वायलेट मत करो, जो मुझे मिल रहा है मिलने दो, है ना। और यह अप्रोच जो है वो क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। ज्यादातर हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये राइट्स तो हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे राइट्स में स्टेट को क्या कहते हैं कि तुम इंटरफेयर मत करो, ठीक है। इसीलिए जैसे इक्वालिटी का राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 15 में क्या कहता है, स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन, या स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। स्टेट तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि नेचर ने सबको एक समान बनाया है।
अगर स्टेट भेदभाव करने लगे तो लोग असमान हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे राइट्स जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है नेचर से, हम उन राइट्स में क्या कहते हैं कि भाई स्टेट अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो वो राइट्स मेरे पास है। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो नेचुरली हमें उपलब्ध नहीं है, जैसे एजुकेशन। खास करके कौन सा एजुकेशन? जो फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन है। मान लो तुम जंगल में बैठे रहोगे तो क्या पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10th क्लास खुद से खुद पास कर लोगे? नहीं। ऐसे राइट्स में स्टेट को हमें क्या करना है? देना है। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरह की जो अप्रोच है इसे हम लोग पॉजिटिव अप्रोच कहते हैं, जहां पर स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जाता है कि तुम लोगों को पढ़ाओ, तुम बच्चों को बुलाओ स्कूल में, उनको इनरोल करो, फिर उनको पढ़ाओ। और ऐसे अप्रोच जहां पर स्टेट को कुछ नहीं करने को कहा जाता है उसे हम नेगेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ये पूरी राइट्स की जो है बेसिक फिलॉसफी है ना, सिद्धांत है। इसके आधार पर हम लोग आर्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ना इतना ही करेंगे। आज 12:30 तक ही क्लास होगी।